नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे निधियाँ। निधियाँ मतलब फंड्स हैं कि जब हम धन विधेयक पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि कौन-कौन सी ऐसे प्रावधान हैं जो धन विधेयक कहे जाएंगे। तो हमने कहा था कि संचित निधि, प्रभारित व्यय, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि से अगर हम कोई विनियोग मतलब निकालते हैं पैसा या जमा करते हैं या उस पर कोई बहस होती है संसद में, तो वो किसके तहत आता है? धन विधेयक के तहत आता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं कि कौन-कौन से जो निधियाँ हैं उनकी व्यवस्था की गई। तो 3 तरीके की हैं। एक तो संचित निधि हो गई आपकी पहली पहली बात कर रहे हैं क्या, तो संचित निधि हो गई। उसका दूसरी कौन सी है, तो इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 266 एक के तहत किया गया, कौन सी, संचित निधि का प्रावधान किया गया है। आकस्मिक निधि आपकी दूसरी निधि है, तो इसका अनुच्छेद 267 के तहत प्रावधान किया गया है। और लोक लेखा निधि ये आपकी अनुच्छेद 266 2 के तहत है इसका प्रावधान। तो 266 में 2 निधियाँ हैं, संचित निधि और लोक लेखा निधि। जो आकस्मिक निधि है ये किसके तहत, अनुच्छेद 267 के तहत प्रावधान किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं कि जो ये संचित निधि है इसका क्या प्रावधान है। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 266 एक में भारत की संचित निधि की जो प्रावधान किया गया है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, भारत सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व मतलब सभी राजस्व जैसे कि या कर, जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद कर, आयकर, संपदा शुल्क इत्यादि से प्राप्त धनराशि को संचित निधि में शामिल किया जाता है। तो भारत सरकार को जितने भी धन प्राप्त होते हैं जो एक तरीके से कर रूप में और जो राजस्व के रूप में, वो सभी कहाँ शामिल हो रखे जाते हैं, भारत की जो संचित निधि होती है इसको एक तरीके बोले कि हम जमा पूंजी एक तरीके जो होती है उसमें सारे रखे जाते हैं। ठीक है, संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है, मतलब संसद का नियंत्रण, अगर पैसा निकालना है तो भी संसद के माध्यम से और पैसा डालना है तो भी संसद के माध्यम से। इस तरीके से कहा गया कि संसद का नियंत्रण होता है, अर्थात बिना संसद की अनुमति से यहाँ धन खर्च किया जा सकता है, इसीलिए संसदीय परंपरा की धुरी से कहते हैं। तो ये जो संचित निधि है संसदीय परंपरा की धुरी ये इसलिए है क्योंकि अगर इसमें से धन निकालना है या खर्च करना है या जमा करना है तो किसकी, संसद की परमिशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको संसदीय परंपरा की धुरी भी कहा गया। और पहली प्रकार की हमारी कौन सी निधि है, तो आपकी कौन सी हो गई, संचित निधि है। दूसरी निधि का बात कर रहे हैं तो ये है आकस्मिक निधि। इसका प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। आकस्मिक निधि के जो संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है, तो कौन सी, वही आकस्मिक निधि हो गई। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह ऐसी निधि है जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो हमने जब संचित निधि पढ़ा था उस पर संसद का नियंत्रण होता है, इस पर किसका, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के इससे धन खर्च किया जा सकता है। तो आकस्मिक निधि के तहत जब भी धन खर्च किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन खर्च किया जाता है। इसका उपयोग भारत में आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए किया जाता है, अर्थात देश में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए क्या है, तो राष्ट्रपति इस निधि से पैसा सरकार को दे देता है और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो सरकार इसमें पैसा जमा करा देती है। अच्छा, आकस्मिक मतलब ये होगा कि मान लो भारत अभी है, किसी राज्य में बाढ़ आ गई, बाढ़ इतनी तेज आई कि वहाँ की जनधन की हानि बहुत ज़्यादा हुई, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है अगर उसके लिए पैसा तो निकाला नहीं गया था तो क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में सरकार को पैसा चाहिए, क्या करती है, वहाँ से पैसा आकस्मिक निधि से ले करके और उस जो बाढ़ में है वहाँ की ज़रूरत के लिए काम कर लिए। उसके बाद जब भी मतलब सदन का सत्र चलेगा तो जो आकस्मिक निधि होगी उसमें पैसा जमा करा दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान किया गया कि मतलब यह कि आकस्मिक जो घटनाएँ हैं उनसे निपटने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है। तो हम इसी तरीके से देखते हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या अन्य तरीके की कोई दुर्घटना हो गई देश में, तो उससे निपटने के लिए इस नदी का जो निधि है इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति जब इसमें से धन व्यय की अनुमति देता है तो इसके क्या होता है, पश्चात होने वाले अधिवेशन में, जो संसद का मतलब जब भी अधिवेशन होता है तो उतनी धनराशि स्वीकृत करा ली जाती है और इसे आकस्मिक निधि में जमा करा दिया जाता है। मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति की अनुमति से इस निधि से धन निकाला जाता है तो अगली बार जब बैठक होती है संसद की तो संसद क्या करती है कि उतने धन की स्वीकृति करा करके इस जो आकस्मिक निधि है इसमें जमा करा दिया जाता है। ठीक है, यह ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों से समय समय पर धन निकाला जाता है और जमा किया जाता है। तो निकालना का है कि जब कभी भी आकस्मिक घटना हो जाती है जिसके लिए पहले से पैसा नहीं था तो तुरंत इसमें से निकाल करके पैसा खर्च कर लिया जाता है और जब पैसा आता है यानी कि जब भी संसद की बैठक होती है तुरंत इसमें पैसा जमा कर दिया जाता है, जिससे कि आकस्मिक जो घटनाएँ हैं या आकस्मिक आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा किया जा सके इस निधि के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके की आकस्मिक निधि की व्यवस्था कर दी अनुच्छेद 267 के तहत। आगे हम बात करें जो हमारी तीसरी निधि है वो कौन सी है, लोक लेखा निधि। मतलब तीसरे तरीके का जो फंड है वो लोक लेखा फंड है और इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 266 के सेकंड पार्ट में किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी अन्य सभी प्राप्तियां हैं लोक धनराशि भारत के किसमें, तो लोक लेखे में जमा होती हैं। संचय निधि में हमने कहा था कि जिस तरीके से कर राजस्व जितने सरकार प्राप्त करती है वो कहाँ, संचय निधि में जाते हैं और जो आकस्मिक निधि है उसमें पैसा एक मतलब एक अमाउंट है कितना रखा जाता है उसमें, और जब भी कोई आकस्मिक घटना होती है
तो उसमें से पैसा निकाल लिया जाता है और खर्च कर लिया जाता है, फिर जब संसद का सत्र चलता है तो फिर से जमा कर दिया जाता है। लेकिन जो लोक लेखा निधि है, इसमें कर के अलावा जो अन्य तरीके के सरकार को प्राप्तियाँ मिलती हैं वो इसमें रखी जाती हैं। जैसे किसी न्यायालय द्वारा जुर्माने के रूप में प्राप्त धनराशि, न्यायालय कई लोगों पर जुर्माना लगाता है, कई तरीके के जो मतलब जो एक तरीके का कहा जाए शुल्क लिया जाता है, उसको इसमें भी शामिल है। जैसे संघ के क्रियाकलाप से इसके संबंध में किसी अधिकारी द्वारा जुर्माना, तो कोई अधिकारी जुर्माना लगा रहा है तो उस तरीके की जो प्राप्तियाँ होती हैं तो किसको, जिसमें लोक लेखा निधि में रखा जाता है। इस धन पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो पहली निधि यानी कि संचय निधि पर संसद का, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का, और जो ये लोक लेखा निधि है इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात इस धनराशि को खर्च करने का अधिकार भारत सरकार का होता है। जो वर्तमान सरकार होती है, चाहे अभी की सरकार है या जो अगली आएगी या जो पहले थी, तो वो जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से इस धन का जो खर्च करती हैं, ठीक है। फिर भारत सरकार इस धनराशि को किसान विकास पत्र तथा इंदिरा आवास विकास योजना के द्वारा खर्च करती। तो सरकार जो है क्या करती है, इसका खर्चा कैसे करती, तो सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उसमें इस पैसे का खर्चा करती है। क्योंकि हम देखते हैं केंद्रीय सेक्टर की जो बहुत सी योजनाएं आती हैं तो उसमें पैसा कहाँ से आता है, इन्हीं तरीके की जो निधियाँ हैं इनसे पैसा आता है और फिर पैसा इसमें जमा किया जाता है। तो इस पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार जो है जो कल्याणकारी योजनाएं है उनमें जो पैसा लगाती है वो इसी निधि के माध्यम से पैसा लगाती है, ठीक है। फिर करें भारत की जो संचय निधि है उस पर भारित व्यय कौन कौन से हैं। तो हमने कहा ना कि भारत के अनुच्छेद 110 जो प्रावधान करता था कि ऐसे जो व्यय जो संचय निधि पर भारित है वो भी धन विधेयक के तहत आएंगे। तो कौन कौन से भारित व्यय हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ। तो जो व्यय भारत की संचय निधि पर को प्रभावित होता है, मतलब संचय निधि को जो भी व्यय प्रभावित करता है वो भारित व्यय आता है, ठीक। उस पर मतदान नहीं किया जाता है। मतलब संचय निधि के पर जो भारित व्यय हैं उनमें क्या है, मतदान नहीं किया जा सकता है और ना ही कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव हम अगले लेक्चरों में लाएंगे। तो उसमें कहा कि मतदान भी नहीं होता है, ना ही उन पर कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया, जैसे कि राष्ट्रपति वेतन भत्ते, मतलब राष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते हैं ये संसद की भारत की संचय निधि है उस पर भारित व्यय आते हैं। और जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो कहा था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसकी जो परिलब्धियां हैं, जो उसको सुविधाएं मिलती, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो वो इसीलिए है क्योंकि उसका व्यय जो किस पर है, भारित है, संचय निधि पर भारित है। तो इसमें कोई ना मतदान होता, ना कटौती की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते। तो यहाँ देखो, लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता है, उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा के सभापति का, उपसभापति के वेतन भत्ते संचित की भारित निधि पर है। तो यहाँ पर एक बात की गई, राज्यसभा का जो सभापति मतलब कौन हो गया, भारत का उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, भारत के जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके रूप में वेतन दिया जाता है, वो भी संचय निधि पर भारित है, ठीक है। तो जो हम अनुसूची 2 पढ़ रहे थे कि वेतन भत्ते जो वाली बात की थी, तो कहाँ उसमें उपराष्ट्रपति का नाम नहीं होगा, राज्यसभा के सभापति का नाम दिया होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जब प्रश्न भी पूछता है तो उपराष्ट्रपति का वेतन अगर पूछेगा तो कभी भी राज्यसभा सभापति के रूप में रहेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं रहेगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते भी संचय निधि पर भारित होते हैं। फिर कहा गया उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के वेतन है वो राज्य की संचय निधि पर भारित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम कहाँ करते हैं, राज्यों में काम करते हैं। लेकिन जो उनके पेंशन है वो केंद्र की संचय निधि पर भारित होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य द्वारा जो वेतन दिया जाता है वो उच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश होते हैं उनको राज्य की संचय निधि से दिया जाता है, और जो पेंशन होती है वो केंद्र की संचय निधि से दी जाती है। इस तरीके से है। तो आगे हम देख रहे हैं क्या है कि कैग के वेतन भत्ते, कैग मतलब अनुच्छेद 148 के तहत जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान किया गया है उसके जो वेतन भत्ते होते हैं उनका भी क्या है, भारत की संचय निधि पर भारित है। ऐसे ऋण जिनका दायित्व किस पर है, तो भारत सरकार पर है। ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जैसे कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, इनसे जो लोन लेती है या जो ऋण देती है, जो गारंटी देती है, तो उनके जो भारित व्यय हैं किस पे, तो संचय निधि पर भारित होंगे, ठीक है। और कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद के अधिनियम के तहत भारित व्यय घोषित किया जा सकता है। जैसे कि कह रहे हैं कि संसद मतलब जो संविधान प्रावधान देता है, अधिकार देता है संसद को, संसद चाहे तो अन्य तरीके के व्यय को भी अनुच्छेद 110 के तहत भारित व्यय संचय निधि पर घोषित कर सकती है। इस तरीके से या अनुच्छेद 110 के तहत या संचय निधि पर भारित व्यय घोषित कर सकती है, कौन, संसद कर सकती है, ठीक है। तो वह भी संचय निधि पर भारित व्यय हो जाएगा। तो जो अभी हमने पीछे बताया ये वाले प्रावधान, और अगर संसद को लगता है कि कभी कोई ऐसा व्यय है जो भारित होना चाहिए संचय निधि पर, मतलब संचय निधि पर, तो वो भी भारित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने भारित जो व्यय होते हैं संचय निधि पर वो भी पढ़े, और उसके बाद निधियाँ 3 तरीके की हैं, इस तरीके की हमने बात की। तो अगले लेक्चर में हम अगले लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।